वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विच इन आई एम योर तन्वी मैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन गोइंग जर्नी का पार्ट 4, ऑन गोइंग अ जर्नी पार्ट 4। पार्ट 3 तक मैंने पढ़ा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं पार्ट 4 में भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि पार्ट 3 से रिलेटेड है। मैंने जो पार्ट 3 में पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। एंड हमने पार्ट 3 यहाँ पे ख़त्म किया था। एंड इन द एंड प्रोबेबली प्रोड्यूसेस इल ह्यूमर। आगे का पढ़ते हैं। नाउ आई नेवर क्वेरल विथ माई सेल्फ एंड टेक ऑल माई ओन कंक्लूजन्स फॉर ग्रांटेड till I find it necessary to defend them against objections. Okay, defend them against objection. अब वो क्या बोल रहे हैं हैजलिट? वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर बताया ना कि किस तरीके से अगर आपने कुछ बोला या आपने कुछ समझाने की कोशिश की और वो नहीं समझ में आया आपके कंपेनियन को, तो वो कैसे अनईजीनेस क्रिएट करता है। कुल मिला के ये बताया उन्होंने। तो वही वो आगे कह रहे हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं खुद के जो थॉट आ रहे हैं मेरे दिमाग में, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उनके साथ क्वेरल नहीं करता। मतलब उनको लेकर के खुद के साथ इनर कन्फ्लिक्ट में नहीं जाता हूँ। उनको वो जैसे आ रहे हैं वैसे मैं फ्लो करने देता हूँ अपने माइंड में। एंड टेक ऑल माई ओन कंक्लूजन्स फॉर ग्रांटेड, और ना कि मैं अपने जो कंक्लूजन्स हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। तब तक मैं ऐसा नहीं करता जब तक मेरे ओपिनियंस पे कोई ऑब्जेक्शन ना करे। ठीक है, अगर मैंने कोई आइडिया या कोई थॉट किसी के सामने रखा और कोई उसके अगेंस्ट में बोल रहा है या उसको उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है उस पर, तब मैं अपने साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूँ या अपने थॉट प्रोसेस को सही साबित करने के लिए और दूसरे थॉट प्रोसेस रखता हूँ या कुछ भी वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो करता हूँ। अनटिल एंड अनलेस अगर ऐसा नहीं होता तब तक मैं नहीं करता कुछ भी। मैं उन थॉट प्रोसेस को, जो भी आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं, मैं उनको वैसे ही फ्लो होने देता हूँ। इट इज़ नॉट merely only that you may not be of accord on the objects and circumstances that present themselves before you. These may recall, अब यहाँ पे and या और की जगह उन्होंने दो हाइफन यूज किए हुए हैं। ठीक है, these may recall a number of objects and lead to associations too delicate and refined to be possibly communicated to others. अब वो ये बोल रहे हैं कि ना ही सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है कि आपके दिमाग में जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं या सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं आप उनके साथ डिसएग्री करें या आप उनके साथ एग्री करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एकॉर्ड का मतलब होता है टू बी इन एग्रीमेंट। ओके, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट बी ऑफ एकॉर्ड ना, मतलब क्या कह रहा है, डिसएग्रीमेंट एक तरीके से। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में जो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आप उनसे हर बार एग्री ही करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिसएग्री भी करते हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर यू, यानी वो जो सर्कमस्टेंसेस और आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि वो खुद को आपके सामने, आपके माइंड में प्रेजेंट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ एग्री ही करो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो। और ये डिसएग्रीमेंट ही नहीं होता सिर्फ, साथ ही साथ आप डिसएग्री तो कर ही रहे होते हो, बट साथ ही साथ पीछे से क्या हो रहा होता है, और सारे सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आते रहते हैं कॉन्टिन्यूस वे में। देखो क्या बोल रहा है, दीज मे रिकॉल अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसिडेंट हुआ और उससे ही जुड़े 2-3 इंसिडेंट्स और हमें याद आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है, वही कह रहे हैं यहाँ पे। These may recall a number of objects and lead to associations too delicate. यहाँ पे एसोसिएशंस किसको कहा गया है, एसोसिएशन बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, राइट, जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो आपके माइंड में जो एक ग्रुप बनता है, थॉट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, सर्कमस्टेंसेस का, यहाँ पे एसोसिएशंस उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि और जो भी आ रहा है ना हमारे दिमाग में, जो भी थॉट प्रोसेस या जो भी थिंकिंग आ रही है, वो कभी कभी क्या करती है, वो जो उनके जो एसोसिएशंस होते हैं, उनका जो थिंकिंग का, थॉट्स का जो ग्रुप होता है, वो इतना ज़्यादा डेलिकेट होता है, रिफाइंड, यानी इतना ज़्यादा प्योर होता है दैट हम उसे किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
ठीक है, हम उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि हम उसको कम्युनिकेट करें। कभी कभी होता है ना कि आप जो फील कर रहे होते हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, आप कह रहे होते हो ना कि अरे समझ जाओ, वर्ड नहीं आ रहा है मेरी ज़बान पे इस वक्त, तो ये कोई वैसी ही कंडीशन है, ठीक है, यह वही कंडीशन है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। येट दीज आई लव टू चेरिश, येट दीज यहाँ पे उन्हीं उसी सिचुएशन के लिए और उन्हीं थॉट प्रोसेस के लिए आया है, पूरा थॉट्स के लिए आया है। येट दीज आई लव टू चेरिश एंड समटाइम्स स्टिल fondly likely clutch them when I can escape from the throng a large crowd of people to do so। अब वो ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद जब मैं भीड़ से निकल करके, मतलब वो जो थॉट प्रोसेस का पूरा जाल है और जो लोगों के बीच में हूँ, मैं जब उससे निकल करके अपने आप को शांत कर सकता हूँ, तब भी कभी कभी मैं ये जो चीज़ हो रही है ना, इसको मैं खुद चेरिश करता हूँ, ठीक है, यानी मुझे अच्छा लगता है इसको पकड़े रहना, यानी इसमें डूबे रहना, ठीक है, इसमें डूबे रहना। अभी ये लाइन आगे और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। चलिए, व्हेन आई कैन, अच्छा ये बोल दिया, टू गिव वे टू आवर फीलिंग्स बिफोर कंपनी सीम्स एक्स्ट्रावेगेंस और अफेक्टेशन। ओके, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल, ठीक है, और दूसरा जो लिखा है वर्ड अफेक्टेशन, इसका मतलब होता है बनावटी। अब वो ये कह रहे हैं टू गिव वे टू आवर फीलिंग्स बिफोर कंपनी, कंपनी मतलब पीपल, जो लोग साथ में हैं। अगर मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं अपनी उस फीलिंग को रास्ता दिखाऊं और मैं ये चाहूँ कि वो सामने वाले समझे उस फीलिंग को, मतलब मैं सामने वाले के सामने मतलब अपनी फीलिंग्स बताऊं, अगर मुझे ये करना पड़ा तो ये कभी कभी क्या लगता है, बनावटी लगता है और बहुत ज़्यादा फिजूल लगता है, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि ये जो तुमने अभी किया है इसका कोई यूज़ नहीं था, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, तो हमें लग रहा होता है कि उसका कोई यूज़ नहीं है, बट वी डोंट नो कि उस पर्सन के माइंड में कितने थॉट प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि अगर मैं अपनी उन फीलिंग्स को जो मूड स्विंग की तरह मेरे अंदर आ रही है, कभी सैड कभी हैप्पी, अगर मैं उसको सामने वाले के उसमें डिस्क्राइब भी करूँ या सामने वाले के लिए रखूँ भी कि मैं ये फील कर रहा हूँ, तो वो क्या लगेगा, वो किसी किसी को फिजूल लगेगा या फिर किसी किसी को बनावटी लगेगा। और इसके ऊपर जो उन्होंने लाइन बोली है, येट दीज आई लव टू चेरिश एंड समटाइम्स स्टिल फॉन्डली क्लच देम व्हेन आई कैन एस्केप फ्रॉम द थ्रॉन्ग टू डू सो। इस लाइन में उन्होंने पैथस का यूज़ किया है। पैथस एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको यूज़ करके जो ऑथर होता है वो रीडर को कनेक्ट करवाता है इमोशनल बेसिस पे, इजी लैंग्वेज में ऐसे समझो, ठीक है। तो पैथस जो है इसलिए यूज़ करते हैं ऑथर्स। एंड ऑन द अदर हैंड to have to unravel clear this mystery of our being at every turn, to make others take an equal interest in it is a task to which few are competent। ब्रैकेट में लिखा है otherwise the end is not answered। ब्रैकेट वाला अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम बाद में लेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी फीलिंग को किसी के सामने रखने की कोशिश करता हूँ तो वो या तो फिजूल लगता है या तो बनावटी लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जो हूँ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, टू हैव टू अनरेवल दिस मिस्ट्री ऑफ आवर बीइंग एट एवरी टर्न। एट एवरी टर्न का मतलब हर बात पे अगर मैं इस चीज़ को करूं, ठीक है, अगर मेरी जो मिस्ट्री है, जो मैं हूं, जो मैं सोच रहा हूं, अगर मैं हर बात पे उस चीज़ को क्लियर करने लग जाऊं, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, मेरे दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है, फिर हम उस पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक, अगर ये मैं बार बार करने लग जाऊं और मैं ये चाहूं कि जो सामने वाला पर्सन है वो भी मेरे साथ उस फीलिंग में, मेरी उन बातों में इंटरेस्ट ले, तो ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये बहुत कम ही लोग हैं जो ये कर पाते हैं। अदरवाइज, अब हम ब्रैकेट वाला लेते हैं, अदरवाइज द एंड इज नॉट क्लियर, ठीक है। देखो अभी वो क्या बोल रहा है, अभी वो ये बोल रहा है अगर हम अदरवाइज द एंड इज नॉट आंसर्ड को लेकर के चलें, नॉट क्लियर, आंसर्ड को लेकर के चलें, तो वो ये कह रहे हैं कि
अगर हर बात पे मैंने अपनी बात रखी, ठीक है, और अगर मैंने अपनी बात रखी तो मुझे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर उसने नहीं लिया इंटरेस्ट तो जो एंड होगा, कन्वर्सेशन का जो एंड होगा, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, अदरवाइज द एंड इज नॉट आंसर्ड, उसका यही मतलब है। क्लियर? सो वो यही कह रहे हैं कि ये चीज सबके बस की बात नहीं होती है करनी। वी मस्ट गिव इट एन अंडरस्टैंडिंग बट नो टंग। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो भी थॉट प्रोसेस आ रहे हैं हमें उन्हें समझना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो सब हम बोल के बताएं ही सामने वाले को। बट नो टंग का यहाँ पे यही मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर एक थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप सामने वाले को बताओ ही, नहीं, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसको समझना वो ज्यादा जरूरी है। क्लियर? उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना वो ज्यादा जरूरी है। My old friend Coleridge, however, Coleridge again writer हैं, सर्कल कर लीजिए, Coleridge, however, could do both। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं Coleridge जो कि दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है, यानी वो लिख भी लेते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, और अपने थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट भी कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और सामने वाले को खुद को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं बहुत अच्छे से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन भी कर लेते हैं सामने वाले को बहुत अच्छे से, और वो पर्सन इनमें इंटरेस्ट भी लेता है। Clear? He could go on in the most delightful explanatory way over hills and dale summer days and convert a landscape into a didactic or a pindaric ode, didactic poem or a pindaric ode. Okay, so इसके लिए इन्होंने बताया है कि कॉलेरिज कैसे लिखते हैं। तो कॉलेरिज बेसिकली हिल्स और जो भी समर डेज हैं, बेसिकली जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। आगे क्या लिख रहे हैं, आगे क्या लिखा है, एंड कन्वर्ट लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप वगैरह है उनके ऊपर वो पूरी पोएम लिख डालते हैं। और वो जो पोएम होती है उसका क्या फॉर्म होता है, या तो वो डिडैक्टिक होती है या तो वो पिंडारिक ओड होती है। डिडैक्टिक ओड की डिडैक्टिक पोएम की डिटेल आपको दिख रही होगी, एंड दिस इज द डिटेल ऑफ पिंडारिक ओड। ओके ओके। ही टॉक्ड फार अबव सिंगिंग, अंडरलाइन इट। ये किसने बोला है? ये हैजलिट ने बोला है, विलियम हैजलिट ने बोला है कॉलेरिज के लिए, ठीक है, और कहाँ बोला है? इस ऐसे में बोला है। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अगर आपने कभी बॉलीवुड सॉन्ग सुने हो, जैसे एक ओल्ड सॉन्ग है ये मौसम का जादू है मितवा, सुना है ना, तो उसमें क्या करता है, वो पूरा वेदर को डिस्क्राइब करता है ना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिंगिंग में इमोशंस को डिस्क्राइब किया जाता है, उससे ज़्यादा अच्छे से वो अपनी पोएम में डिस्क्राइब कर लेते हैं। ही टॉक्ड फार अबव सिंगिंग, यानी उनकी जो पोएम होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो सिंगिंग से बहुत ऊपर होती हैं, ठीक है, यानी सिंगिंग में जो इमोशंस आते हैं उससे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके वर्क में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ, इफ आई कुड सो क्लोथ माई आइडियाज इन साउंडिंग एंड फ्लोइंग वर्ड्स। साउंडिंग का मतलब क्या हुआ? टू गिव इम्प्रेशन, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने आइडियाज को इस तरीके से कपड़े पहना पाता, कपड़े किस चीज़ के, यानी उनको वर्ड्स, फ्लोइंग वर्ड्स दे पाता, और ऐसे वर्ड्स दे पाता जो इम्प्रेशन दे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम में यही तो होता है कि वर्ड पढ़ के हमें पता लगता है कि यहाँ पे क्या मीनिंग होगी, या यहाँ पे पोएट क्या फील कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे साउंडिंग एंड फ्लोइंग वर्ड से वही मतलब है। हैजलिट ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर पाता, आई माइट परहैप्स विश टू हैव समवन विथ मी टू एडमायर द स्वेलिंग थीम, और आई कुड बी मोर कंटेंट सेटिस्फाइड। पहले इतना समझते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आई माइट परहैप्स, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं ये विश करता कि मेरे साथ कोई ऐसा हो जो उस पोएम की, या जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसकी स्वेलिंग थीम को पकड़ पाए, रिस्पेक्ट कर पाए, एडमायर कर पाए। तो आप, एडमायर का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। तो रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? थीम का रिस्पेक्ट करना, मतलब कि उस थीम को पहचान लेना, जो रूट थीम है उसे पहचान लेना और उसी के बेसिस पे समझ पाना। क्योंकि अगर आपने किसी पोएम की एक बार थीम पकड़ ली तो आप उसका एसेंस
पकड़ लोगे, धीरे धीरे करके ही सही, हो सकता है उतना डीप ना पकड़ पाओ क्योंकि अगेन वो एक्सपीरियंस और उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बट आपको एटलीस्ट एसेंस तो समझ आ ही जाएगा, जो आउटलाइन ऑफ द एसेंस है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं। स्वेलिंग थीम क्यों यूज किया? स्वेलिंग जब होती है, जब आपके बॉडी में स्वेलिंग होती है तो उतना एरिया आपका ऊपर उठ जाता है, राइट। सो यहाँ पे यही मतलब है कि वो जो वर्ड्स होंगे मेरे, उनको पढ़ करके जो थीम निकल के आ रही है उसको कोई पकड़ पाए, उसको कोई समझ पाए। मैं ऐसा कोई इंसान चाहूंगा अगर मैं अपने आइडियाज को फ्लोइंग वर्ड्स दे पाया तो, जो इंप्रेशन भी दे। और आई कुड बी मोर कंटेंट, या फिर मैं अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मैं सेटिस्फाइड कब होऊंगा, वो बताते हैं। तो फिर मैं तब सेटिस्फाइड होऊंगा सबसे ज्यादा, वेयर इट पॉसिबल फॉर मी स्टिल टू हियर हिज इकोइंग वॉइस इन द वुड्स ऑफ ऑल फोक्स डेन। तो फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं सेटिस्फाइड तब होऊंगा जब मैं उनकी आवाज को, उनकी जो इकोइंग वॉइस है उनको, उसको सुनूंगा। कहाँ पे? इन द वुड्स ऑफ ऑल फोक्स डेन। एक्चुअली इसका मतलब समझो, और वुड्स ऑफ ऑल फोक्स डेन, यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। फोक्स डेन कहाँ पे होता है? फोक्स डेन जो है वो बेसिकली फॉरेस्ट में ही होता है ना, फॉरेस्ट में पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि फोक्सडेन को अगर हम सिर्फ लें तो फोक्सडेन का एक और मतलब होता है इनफॉर्मल टू परप्लेक्स, यानी कि किसी चीज़ को क्लियरली ग्रास्प ना कर पाना, अगर हम सिर्फ फोक्सडेन को लें तो। लेकिन ये जो मीनिंग है ये ऊपर वाली मीनिंग से सेट नहीं कर बैठ रही है, मतलब ऊपर वाली मीनिंग के अगेंस्ट में जा रही है ये, ठीक है, तुक नहीं बैठ रहा कुछ। तो इसीलिए यहाँ पे जो मतलब है वो ये है। और इकोइंग लिखा है ना, तो जो इकोइंग वर्ड है वो कॉन्ट्रास्ट कर जा रहा है। तो इकोइंग से यहाँ पे क्या मतलब हुआ? इको कब होता है? जब आप फॉरेस्ट में जा करके और आगे पीछे कोई भी लैंडस्केप ना हो ना, माउंटेन पे आप जाओ और वहाँ पे फॉरेस्ट हो और वहाँ पे जब आप चिल्लाओ तब आपकी वॉइस इको होती है। तो यहाँ पे वही मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि फिर अगर मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं हुई तो फिर मैं शांति से उनकी जो इकोइंग वॉइस है उसे, मतलब यानी जो उन्होंने लिखा है वुड्स वगैरह के बारे में, मैं उसे पढ़ना और सुनना पसंद करूंगा। They had that fine madness in them which our first poets had. ये अब वो बोल रहे हैं कि कॉलरिज वगैरह जो हैं, जो नेचर के ऊपर लिखते हैं, इन सारे लोगों के पास एक बहुत फाइन मैडनेस, यानी कि फाइन मैडनेस मतलब पागलपन है इन लोग के अंदर लिखने का। लेकिन वो जो पागलपन है वो बहुत सही है, बिना पॉजिटिव वे। फाइन इसीलिए यूज हुआ है कि वो बहुत ही फाइन है, वो जो मैडनेस है। और वो कैसी है? वो वैसी ही है जैसे हमारे पहले के पोएट्स लिखते थे। फर्स्ट पोएट्स जो हुए हैं वो जैसे लिखते थे, वो जैसे थे, वो उन्हीं की तरह मैड है लोग। एंड इफ दे कुड हैव बीन कॉट बाय सम रेयर इंस्ट्रूमेंट वुड हैव ब्रीथ्ड सच स्ट्रेंज एज द फॉलोइंग। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन करिए। क्या बोल रहे हैं वो? और अगर इन पोएट्स को आज के टाइम पे किसी रेयर इंस्ट्रूमेंट से ट्रेस किया जाता तो हम ये देख पाते कि ये सांस लेने के बजाय, मतलब इनकी जो सांसें हैं उनमें ये जो लाइंस हैं, वो नीचे कोट करते हैं कुछ लाइंस, ये जो लाइंस है वो ये गुनगुना रहे होते। कितना मतलब हाइपरबोलेक्टिक जाके लिखा है, बट कितना अच्छा लिखा है कि वो लोग किस तरीके से पागल थे कि उनकी सांसों में वो पोइट्री की लाइंस दौड़ रही होती, राइट। वो लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने ये बोला है हैजलिट ने, कॉलरिज और उनसे रिलेटेड जो भी नेचुरलिस्ट पोएट्स हैं उनके लिए। क्लियर? अब लाइंस को पढ़ते हैं। Here be woods as green as any air, likewise as fresh and sweet as when smooth Zephyrus plays on the fleet face of the curled streams with flowers as many as the young spring gives and as choice as any। क्या लाइंस पढ़ के ही लग रहा है ना हमें कि ये नेचर के ऊपर ही लिखी गई है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो वर्ड आया है जेफरस, ये क्या है? इसका मीनिंग पता है? ये ग्रीक गॉड ऑफ वेस्ट विंड है। जेफरस जो है वो ग्रीक गॉड ऑफ वेस्ट विंड है। इसी के साथ वन मोर थिंग, ओके, मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था, एक लाइन आई थी जो थी वेरी स्टफ ऑफ द कॉन्साइंस इज नॉट दिस वाइल्ड रोज स्वीट विद अ कमेंट। ये वाली जो लाइन थी वहाँ पे आप लिख सकते हो
जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज है, दैट इज एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट कौन थी? एफ्रोडाइट ग्रीक गॉडेसेस ऑफ लव थी, ठीक है। और जो रोज होता है वो बेसिकली लव का ही सिंबल होता है, राइट। सो जो ये रोज है ये उनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। गॉडेसेस का नाम है एफ्रोडाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जेफरस, ये जो जेफरस है ये ग्रीक गॉड ऑफ वेस्ट विंड है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। There be all new delights, cool streams and wells, arbors air grown with woodbine, caves and dells. Choose where thou wilt, whilst I sit by and sing, or gather rushes to make many a ring. For thy long fingers tell thee tales of love. How the pale foib का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ब्राइट हो, ठीक है, वो तो पेल येलो कलर होता है बेसिकली, ठीक है। हंटिंग इन अ ग्रोव फर्स्ट सॉ द बॉय एंडीमियन, अब एंडीमियन को अंडरलाइन करिए, फ्रॉम हुज आईज शी टुक इटर्नल फायर दैट नेवर डाइज, हाउ शी कन्वेड हिम सॉफ्टली इन अ स्लीप, हिज टेम्पल्स बाउंड विथ पॉपी टू द स्टीप, पॉपी फ्लावर का नेम है, head of the old Latmos where she stoops each night. Latmos basically ancient कार्या, ठीक है। ancient green के अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक टाउन था, वहाँ पे एक जगह थी ancient कार्या, उसका एक टाउन का नाम था लेटमॉस, ठीक है। और हिल से भी एसोसिएटेड है ये नेम। ग्लाइडिंग द माउंटेन विथ हर ब्रदर्स लाइट टू किस हर स्वीटेस्ट। ओके, ये लाइन किसकी है? ये फ्लेचर की ये फ्लेचर ने लिखी है ये लाइंस, और फेथफुल शेफर्डेस उनका एक प्ले था जिससे ये लाइंस ली गई हैं। अब हम पहले ऊपर आते हैं, एंडीमियन की बात कर रहे थे हम। एंडीमियन को मैंने अंडरलाइन कराया था। एक्चुअली एंडीमियन जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक हैंडसम सा शेफर्ड होता है, ठीक है। एओलियन शेफर्ड होता है, AEOLIAN, एओलियन शेफर्ड होता है, हंटर होता है और किंग भी होता है, ठीक है। अब किंग कहाँ का होता है ये क्वेश्चन है। तो ओलंपिया, ठीक है, इलिस, ELIS, इलिस एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक जगह होती है, उसके अंदर एक जगह होती है ओलंपिया, तो ये वहाँ का किंग होता है, ठीक है। और वहीं रह रहा होता है, वहीं रूल कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी जो लवर होती है, ये एंडीमियन जो है, इनकी जो लेवर होती है उनका नाम होता है सेलीन। सेलीन प्रोनाउंसिएशन सेलीन है, बट द स्पेलिंग इज SELENE। क्लियर? ओके, अब आगे आते हैं। मैंने बताया कि ये जो लाइंस हैं ये फेथफुल शेफर्डेस एक प्ले था फ्लेचर का, उससे ली गई है। ये लिखा था जॉन फेचर ने। किसने लिखा था? ये जॉन फेचर ने लिखा था। और इनका ये प्ले जैकोबियन एरा का था। किस एरा का था? जैकोबियन एरा का था। क्लियर? ओके। Had I words and images at command like these, I would attempt to wake the thoughts that lie slumbering on gold ridges in the evening clouds. But at the sight of nature, my fancy, poor as it is, droops and closes up its leaves like flowers at sunset. बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उन्होंने। पहले मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि Had I words and images at command like these, क्या मेरे पास ऐसे वर्ड और ऐसी इमेजेस हैं कमांड करने के लिए? अगर ऐसा मेरे पास होता, अगर ये कैपेबिलिटी मेरे पास होती, तो मैं वो जो भी थॉट्स जो सो रहे हैं, स्लम्बरिंग मतलब होता है टू डीपली अस्लीप, यानी बहुत गहरी नींद में सोना, तो जो भी थॉट्स सो रहे हैं कहाँ पे? ऑन गोल्डन रिजेस इन द इवनिंग क्लाउड्स। जब ढलता है सूरज उस समय जो बादल होते हैं, अगर आप देखो तो उसमें सन रेजेस की वजह से गोल्डन गोल्डन लाइनिंग्स दिखाई देती है ना। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि अगर मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज होती तो मैं जो भी थॉट प्रोसेस वो गोल्डन लाइनिंग के अंदर बैठे हुए हैं ना, मैं उन्हें जगा देता। कहने का मतलब ये है कि वो उनको देख करके जो भी थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आता, जो भी थिंकिंग या इमेज मेरे दिमाग में आती, मैं उसे लिख देता। बट एट द साइड ऑफ नेचर, लेकिन जब मैं नेचर को देखता हूँ, माई फैंसी, फैंसी यानी जो भी आइडिया है किसी चीज़ को लिखने का है, जो भी राइटिंग्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, माई फैंसी पुअर एज इट इज़ ड्रूप्स, वो इतनी ज़्यादा
बेचारी हो जाती हैं, पुअर हो जाती हैं, कि वो ड्रूप्स का मतलब होता है हैंग डाउनवर्ड, कि वो मुरझा जाती हैं, ठीक उसी तरह एंड क्लोजेस अप इट्स लीफ, और वो अपनी पत्तियां क्लोज कर लेती हैं, बंद कर लेती हैं, लाइक फ्लावर्स एट सनसेट, उसी तरह जैसे सनसेट के टाइम पे फ्लावर्स जो है वो मुरझा जाते हैं। मेरे थॉट नेचर को देख करके वैसे ही मुरझा जाते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, इतने सारे थॉट्स आते हैं, उनको नेचर इतना ज़्यादा पीस देता है। आगे वो क्या कह रहे हैं, आई कैन मेक नथिंग आउट ऑन द स्पॉट, आई मस्ट हैव टाइम टू कलेक्ट माई सेल्फ। अब उन्होंने ये एक तरीके से समझ लो कंक्लूजन दिया है ऊपर की 3 लाइन का, कि मैं जब नेचर में होता हूँ, ठीक है, जब मैं नेचर में होता हूँ तो मैं इन पोएट्स की तरह नहीं होता कि मैं कुछ भी तुरंत लिख सकूँ, ठीक है, तो मुझे टाइम चाहिए होता है। उस टाइम जब मैं नेचर में होता हूँ तो मैं पीसफुल स्टेट में होता हूँ, और जो भी थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो भी थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रही है, मैं उन्हें आने देता हूँ, मैं उन्हें रोकता नहीं हूँ, मैं उन्हें फ्लो होने देता हूँ, ठीक है। और बाद में, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आई मस्ट हैव टाइम टू कलेक्ट माई सेल्फ, और बाद में मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ, उनको देखता हूँ कि कौन सा थॉट सही है कौन सा नहीं है, और एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ। एंड दिस पैराग्राफ आई हैड आई वर्ड्स एंड इमेजेस एट कमांड लाइक दीज, अगर मेरे पास ऐसे होते वर्ड्स और इमेजेस यहाँ से लेकर के हैव टाइम टू कलेक्ट माई सेल्फ, इसको ब्रैकेट में बंद करिए। ये पूरा पैराग्राफ जो है, अगर हम और डीपली एनालिसिस करें तो ये पूरा पैराग्राफ ये शो कर रहा है कि विलियम हैजलिट पोएट क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी ही नहीं। उन्होंने खुद बोला है, आई कैन मेक नथिंग आउट ऑन द स्पॉट, मैं कुछ भी ऑन द स्पॉट नहीं कर सकता हूँ, ठीक। और जो एक पोएट होता है उसके अंदर ये बहुत यूनिक क्वालिटी होती है कि अगर उसने कुछ देखा और उस चीज को देखने के बाद उसको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आया तो उसकी पेन चल जाती है अपने आप, उसे फोर्स नहीं करना पड़ता खुद को लिखने के लिए, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ भी ये होता है। सो दिस पैराग्राफ समवेयर शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलियम हैजलिट, ठीक है, कि वो क्यों एसेइस्ट हुए, वो क्यों क्रिटिक हुए, लेकिन वो क्यों पोएट नहीं हुए, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट किसी भी चीज पे नहीं लिख सकते थे। क्लियर? ओके। एंड वन मोर थिंग, ये जो मैं बताने वाली थी अब मैं बताती हूँ, जो पार्ट 3 था, ठीक है, जो मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, दैट इज जो पार्ट 3 था, उसकी जो फर्स्ट लाइन थी, इफ यू ओनली हिंट व्हाट यू फील इज अ काइंड ऑफ डम्ब शो, इट इज इंसिपिड। ये जो लाइन है इसमें लैगोस अगेन एक लिटरेरी डिवाइस है, इसमें ऑथर ने उसका यूज किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था पैथस। पैथस में ये होता है कि जो ऑथर होता है वो रीडर को इमोशनली कनेक्ट करता है, और लैगोस में क्या होता है, लैगोस में जो ऑथर होता है वो रीडर्स को लॉजिकल बेसिस पे कनेक्ट करता है, ठीक है। वो अपना लॉजिक शो करता है फैक्ट्स को बताते हुए, ताकि रीडर उस लॉजिक को समझ पाए और उससे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। क्लियर? तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला था कि पार्ट 3 के लिए मुझे देनी है, पार्ट 3 में से मुझे देनी है, सॉरी, तो वो यही थी। क्लियर? अब हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।